हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं फिर से लिख देता हूँ। I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और या तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकंड या तो एम्पियर में मेजर किया जाता है। स्केलर क्वांटिटी है या तो ये टेंसर क्वांटिटी है। ये सब हमने पहले में डिस्कस किया था, ठीक है, पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आइए अब डिस्कस शुरू करते हैं डिस्कशन करंट डेंसिटी। हर बार ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि किसी भी वायर में से करंट यूनिफॉर्म जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। उसे हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये है एक कंडक्टर, ठीक है। क्या है ये, एक कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक। अब मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया इतना लेता हूं, ठीक है। इतना क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आप कंसीडर कीजिए जिसको हम बोलेंगे ए बार। क्या बोलेंगे, ए बार, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है, ए से, ठीक है। देन करंट डेंसिटी का सिंबल होता है जे। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। क्या होगा, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर बहुत ही देखो हर जगह पर सेम हो ऐसा हर बार कंपलसरी नहीं है। अगर हम छोटा सा एरिया लेना चाहे, ठीक है, छोटा सा एरिया सोचो कि कितना हो, डेल्टा ए जितना एरिया हो, तो करंट डेंसिटी को कैसे हम डिनोट करेंगे, उसमें से जो करंट पास होगा वो भी इतना ज्यादा नहीं होगा, वो करंट भी कितना होगा, डेल्टा आई। तो J इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। या तो ऐसा अगर हम लिखे, फॉर वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया, ओके, बहुत ही छोटे एरिया के लिए J इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, which is you can say as a di by da। क्या बोल सकते हैं हम, di by da। बच्चों ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार एरिया ऐसा ही ले, ठीक है। सोचो कि अगर हम एरिया ऐसा ले, मैं यहाँ पर आपको एक एरिया और एंगल पर, मतलब कि हम एंगल के बारे में ऐसा सोचे कि ऐसा एरिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से वो एरिया ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो एरिया है सोचो कि उसका एरिया वेक्टर यहाँ है, ठीक है, इसको हम A1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन करंट तो ऐसे जा रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए सोचो कि उसका इसके साथ एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। तो हमें एरिया के दो कंपोनेंट कंसीडर करने होंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ए। लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसी कंपोनेंट को देखेंगे जो क्या है, A1 cos थीटा। क्या है, A1 cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहे J इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये नहीं, करंट पहले आएगा, कितना करंट है, I अपॉन A1 cos थीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
क्यों, हमें कौन सा एरिया लेना है या एरिया का हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है। वी हैव टू सिलेक्ट only perpendicular surface area, ठीक है, to the direction of current, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। देखो अब मैं a1 cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो क्या होगा, देखिए j इंटू a1 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, I मिला। तो a1 cos थीटा है और ये cos थीटा है, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, j बार डॉट a बार इज इक्वल्स टू I, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है किस दो क्वांटिटी का, एक जे बार का और दूसरा ए बार का, जिससे हमें क्या पता चलता है, करंट डेंसिटी। बच्चों क्या पता चला हमें, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भरिए, ठीक है। और जिसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is in direction of current, ठीक है। करंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, J इज इक्वल्स टू, हमें क्या पता चला, I अपॉन a cos थीटा, या तो J इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, करंट अपॉन एरिया, या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ऐसा अगर है J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए, या तो करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहां पर अगर आप देखिए ऐसा कुछ है, तो अगर करंट I एंटर हो रहा है, कितना I, तो इसका मतलब ये है कि करंट कितना बाहर जाएगा, I ही बाहर जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एरिया A1 है और एरिया A2 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया A1 छोटा है और एरिया A2 बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर J1 लिखना चाहे तो J1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I अपॉन A1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम J2 लिखना चाहे तो वो क्या आएगा, I अपॉन A2 आएगा। जिससे हमें क्या पता चलेगा, देखिए यहाँ पर A1 छोटा है किससे, A2 से। तो हम क्या बोल सकते हैं, J1 इज ग्रेटर देन J2, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम करंट डेंसिटी से करंट मालूम करना चाहे तो भी कर सकते हैं, किस तरह, देखिए वी हैव J is equals to di upon dA, right? Therefore di is equals to J into dA, therefore I is equals to इंटीग्रेशन J dA, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि करंट डेंसिटी से करंट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, ऐसा यूनिट किसके, ऐसा यूनिट ऑफ J, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या अब तक हमने दिखा, ठीक है। कब का मैं वही बोल रहा हूँ, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट अपॉन एरिया, तो करंट मतलब कि A, ठीक है, एम्पियर, और अपॉन एरिया तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम करंट डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में अगर हम सोचना चाहें तो वो क्या होगा,
ये एम्पियर है, पहले तो मास नहीं आएगा, L-2 और A1। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, तो ये किसकी बात की हमने? करंट डेंसिटी की। आइए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको इस थोड़ा सा करंट डेंसिटी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये वायर है और इसको किसी और वायर के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे ऐसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब क्या, तो इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 4r, ऐसा सोचिए। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है I। सोचिए कि ये जो वायर है ये वायर 1 है और ये क्या है? वायर 2। तो हमें मालूम ये करना है J1/J2 का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? J is inversely proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि क्या है? देखिए J इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला I/A है, लेकिन करंट तो सेम है, इसलिए J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या आएगा? J1/J2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। R2 कितना है? R2 है 4R और R1 कितना है? R। उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? J1/J2 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, मतलब कि पहले में करंट डेंसिटी, यहाँ पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में यहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था किसके बारे में? करंट डेंसिटी के बारे में। अब आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपने 10th में भी ऑलरेडी पढ़ लिया है। उस लॉ का नाम है, जैसा कि आप सोच ही रहे हो, वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस लॉ का नाम है ओहम्स लॉ। कौन सा, क्या नाम है? ओहम्स लॉ। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बोलूंगा। ये दो पॉइंट है A और B। ठीक है, ये दो पॉइंट किसी कंडक्टर के हैं। किसके हैं? कंडक्टर के। ठीक ठीक है, A को किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया गया और B को भी किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सोचिए VA और यहाँ पर पोटेंशियल सोचिए कितना है? VB। ठीक है, ये है यहाँ पर पोटेंशियल VA और ये है VB। तो और इसमें से करंट कितना जा रहा है? I। तो क्या ओहम्स लॉ बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ की तरह हम क्या बोल सकते हैं? I करंट is directly proportional to VA minus VB। अच्छी तरीके से इसको देखिए, I proportional to VA minus VB। करंट किससे प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एक एंड पर पोटेंशियल है VA और दूसरे एंड पर पोटेंशियल है VB, उनके डिफरेंस पे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आप वो पानी गिरता है उसमें सोचिए ना,
एक पॉइंट ए यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है, तो यहाँ से कितनी स्पीड में यहाँ कितना पानी गिरेगा। और सोचिए कि वही एक पॉइंट यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना पानी गिरेगा। यहाँ पर ज्यादा पानी आएगा और यहाँ पर कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइट डिफरेंस इतना है, जबकि यहाँ पर हाइट डिफरेंस, ठीक है, ये हाइट डिफरेंस पे जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड करता है ना, इन द सेम सेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बच्चों अच्छी तरीके से देखिए, फिजिकल में जो हाइट काम करती है वही इलेक्ट्रिक डोमेन में पोटेंशियल काम करता है। पोटेंशियल जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो आई प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बोल दूं कि V इज इक्वल्स टू क्या है, VA माइनस VB, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो V प्रोपोर्शनल टू I, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, therefore V इज इक्वल्स टू IR। आप क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू IR। आप बोलोगे ये R क्या है, द R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, ठीक है। V इज इक्वल्स टू क्या हमें पता चला, IR, ओके। हियर R is constant of proportionality। सबसे पहले तो ये R क्या है, constant of proportionality, and it is also known as resistance। क्या हम इसे बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। वायर या तो कंडक्टर या तो कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR। इस फॉर्मूला को बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, क्योंकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत बेसिक है, बहुत बार ये यूज होगा। एक बात आप याद रखिए, देखिए अगर मैं R इज इक्वल टू लिखूं तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I होगा, ठीक है। R इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। बट हियर R does not depend on either V और I, ठीक है। ना तो वो V पर डिपेंड करेगा और ना ही वो I पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू, भले ही हम यहाँ पर V अपॉन I लिखे, पर R V और I पे डिपेंड नहीं करता। R depends on type of material, R depends on type of material and temperature, ठीक है। मटेरियल का टेम्परेचर कितना है उस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अच्छी तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल। ऐसे तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, कौन कौन से, कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, और तीसरा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस मीडियम होता है, ठीक है, मतलब कि इतना ज्यादा नहीं होता। कंडक्टर से ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम, और इंसुलेटर का वेरी हाई, ठीक है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो हम यूज करने वाले हैं वो कंडक्टर यूज करेंगे,
ठीक है। इस चैप्टर में मोस्टली जो आएगा वो आएगा कंडक्टर। ठीक है, आइए अब ओहम्स लॉ को ग्राफिकली हम प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट हो सकता है ओहम्स लॉ। देखिए ये है करंट, ठीक है, आई, और ये है वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो अभी देखिए कि सोचिए कि दो पॉइंट में ले रहा हूँ, एक पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ 1 और एक पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो है मैं एक यहाँ पर ये इतना जो है वो क्या हुआ, डेल्टा आई हुआ, और ये जो है इतना, ये क्या हुआ, डेल्टा वी हुआ। अभी हम डेल्टा आई मतलब कि चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। तो हमें मिलेगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी करेंगे। देखिए अगर ये थीटा है तो इसको भी हम थीटा बोल सकते हैं। हाँ, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस ये ग्राफ जो है आपको अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वोल्टेज है और वर्टिकल एक्सिस पर करंट है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता, देखो अगर मैं ऐसा, इस ग्राफ में हमें क्या पता चला कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझना, जिसमें हम वोल्टेज को यहाँ रख रहे हैं और यहाँ पर करंट को रख रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसा सोचो कि एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस दूसरे ग्राफ को मैं इरेज कर देता हूँ, जिसमें मैं दो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक है जिसको रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस नंबर 1 और दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस नंबर 2। तो हमारे पास में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि R1 ग्रेटर देन R2 है, या तो R2 ग्रेटर देन R1 है, या तो R1 इक्वल्स टू R2 है, तो इसमें से तीन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए R2 के लिए एंगल कितना है, इतना है। ठीक है, इसको हम थीटा 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर एंगल कितना है, ज्यादा है, जिसको हम एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा 1। तो थीटा 1 जो है वो ग्रेटर देन थीटा 2 है। तो इससे साफ पता चलता है कि R1 लेस देन R2 है। R1 लेस देन R2 है का मतलब R2 ग्रेटर देन R1। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला, R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कैसा था, जिसमें वोल्टेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर था। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करें कि वोल्टेज को वर्टिकल एक्सिस पर रखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये करंट है और ये क्या है, वोल्टेज है, और मैं यहाँ पर ये ग्राफ फिर से प्लॉट कर रहा हूँ, और ये दो पॉइंट में फिर से ले रहा हूँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिए थे। तो इसमें जो ये आएगा, ये डेल्टा भी आएगा, आपको पता चल गया होगा, और ये जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा आई आएगा, और ये थीटा है, और यहाँ पर भी ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अब अगर हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करें, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट अगर हम करें, तो भी यहाँ पर हमें थीटा टेन थीटा ही मिलेगा, और यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली आर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ वैसा इक्वेशन अगर हम देखें कि करंट आई और ये है वोल्टेज वी, तो सॉरी ये तो थोड़ा सा कर्वनेस हो गया, कर्वनेस हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ओहम्स लॉ को फॉलो करने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। ठीक है,
देखिए इसके लिए रेजिस्टेंस है R1 और इसके लिए है रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू R लिखा, इससे हमें ये पता चलता है कि R प्रोपोर्शनल टू थीटा है, थीटा ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके लिए थीटा 1 है और इसके लिए है थीटा 2। तो इस बार ये थीटा 2 ज्यादा है तो थीटा 2 ग्रेटर देन, अगर थीटा 1 ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि R2 ग्रेटर देन R1 है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से, जब आप ये वी आई ग्राफ देख रहे हो ओहम्स लॉ के, तो आपको अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अभी रेजिस्टेंस जो है R, ठीक है, रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करता है, जैसा हमने लिखा R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, लेकिन ये वोल्टेज और करंट इन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मटेरियल जैसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर लें तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, लेकिन उसी जगह पर हम चौक मटेरियल ले, वुड ले, प्लास्टिक, रबर, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें आप कितना भी वोल्टेज दे दो उसमें आपको इतना करंट ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको किसी में ऐसा ग्राफ मिलता है, वी आई ग्राफ कुछ इस तरह मिलता है, ये V है, ये I है, ठीक है, तो ये कौन से सब्सटेंस है, ये है नॉन ओहमिक सब्सटेंस। नॉन ओहमिक सब्सटेंस, नॉन ओहमिक सब्सटेंस मतलब क्या, कि ये ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते। बच्चे एक अच्छी तरीके से याद रखिए, ओहम्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या है। ओहम्स लॉ ओबे करने का मतलब है कि वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो ये नॉन ओहमिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा सब्सटेंस है, ओहमिक सब्सटेंस है। समझ में आया आपको, कैसा सब्सटेंस है, ओहमिक। अभी चलो एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट इसका होता है ओहम, या तो इसको ओमेगा से ऐसा डिनोट करेंगे। ठीक है, और सिंबल कैसा होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का सिंबल, सॉरी मैंने सिंबल लिखना है, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया। सिंबल होता है इस तरह, इसको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है या हीट लॉस करता है उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिंबल आपको देखने को मिले, ऐसा भी मिल सकता है, देखिए ऐसा। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, और ओहम छोटा यूनिट है तो कभी कभी हम ऐसा भी यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली वी यूज किलो ओहम, मेगा ओहम, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस भी हम यूज करते हैं। तो बच्चों आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा ओहम्स लॉ के बारे में और करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, और इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।